श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिनसे बात करके मुझे लगता है कि हमारी जो पुरानी खोई हुई सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, उनके बारे में एक बार पुनरुत्थान, उनका पुनः विवेचन होना बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर पर जो हमारी आज की जनरेशन है, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे शास्त्रों में, विशेषकर रामायण में, और वो भी वाल्मीकि रामायण से हमारे कौन कौन से ऐसे संस्कार, संस्थाएं और प्रथाएं जुड़ी हुई हैं जो आज तक भी चल रही हैं। गाए बगाए हम उनको मानते तो हैं, लेकिन शायद उनके ओरिजिन के बारे में, उनकी पूर्ण रूप से श्रृंखला के बारे में हम जानते नहीं हैं। साथियों, आपको सुन के हर्ष होगा कि डॉक्टर सरोज बाला, जो कि रेवेन्यू विभाग से बहुत उच्चतम पद से रिटायर हुई हैं, वो आजकल इस नेक काम में लगी हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण से वो खोज करके आज की जनरेशन के लिए ऐसे कौन कौन से संस्कार, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं जो हम अपने आम जीवन में फॉलो कर सकते हैं और करते भी हैं, तो उनके बारे में उनसे जानते हैं। मैं मैडम सरोज बाला से गुजारिश करूंगा कि ब्रीफ में वो इन सब बातों को हमें बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। और मैं बहुत समय में रामायण, वाल्मीकि रामायण को लेके उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अध्ययन करती रही हूँ, मगर ये एक लेटेस्ट और बहुत ही दिलचस्प विषय था जी कि मैंने उसको इस एंगल से पढ़ना शुरू किया जी कि वहाँ पे कौन से संस्कार, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही हैं। जी ये अब हम सबको मालूम है, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं रहा है कि रामायण जो है वो 7000 वर्ष पुरानी है। जी राम का जन्म 5114 बीसी में, अब इंटरनेट भरा हुआ है जी में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, जो भी खोल लो वही अब मिलता है आपको। जी जी और बहुत सारे एविडेंस इसके आ चुके हैं। सबसे बड़ी एविडेंस तो वर्ल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेटिग्राफिक कमीशन ने ये कह दिया कि पिछला हिमयुग समाप्त हो गया और 11700 बीसी से ओलोसीनिया नूतन युग शुरू हुआ। हर देश को अपनी पिछले 10,000 की सभ्यता बतानी होगी, क्योंकि नदियों के किनारे वो बसने शुरू हुए, उसके बाद वो बढ़ते गए। लकीली हमारे पास भारत में सबसे पहले ऋग्वेद में ऑब्जर्वेशंस आई 9000 8000 साल पुरानी, फिर हमारे पास वाल्मीकि रामायण में पूरा ही डिटेल आ गया 5100 से। लेकिन अगर बहुत दिलचस्प है कि हमने तो अपने आप को स्कूलों कॉलेजों में ये पढ़ा लिया, भी कोई हड़प्पन या इंडस सभ्यता थी, वो समाप्त हो गई, फिर वैदिक सभ्यता आ गई, वो समाप्त हो गई, पता नहीं हम क्या क्या पढ़ते रहे हैं। मगर जो अगर हम ओरिजिनल देखने पढ़ने जाएंगे तो वास्तविकता ये है कि हम तो सारे भारतवासी वही वैदिक लोग हैं जी। थोड़ी थोड़ी कोई चेंज के साथ हम वही प्रथाओं, रीति रिवाजों, संस्थाओं, वस्त्रों, अनाज और फलों, हर तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये था ये जानना कि वाल्मीकि रामायण में देखिए राम के जन्म के पश्चात जो कुछ आप और किसी चीज़ों में ना भी जाएं तो आप जाएं कि चलिए संस्कार ले लेते हैं। हमें सभी को मालूम है कि हम हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे हिस्सों में जीवन के 16 संस्कार जी ठीक तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं, और ये माना जाता है और ये माना जाता है कि वो संस्कार सही ढंग से सेलिब्रेट करने से व्यक्ति पे सही असर पड़ता है जी।
और वो उस ड्यूटी को सही तरह निभाता है। जी। जैसे मैं रामायण से ही पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कौशल्या जी कहती हैं कि जब राम वनवास को जाने लगे, हमें सभी को मालूम है कि वाल्मीकि जी ने कहा कि 25वें जन्मदिन पे वो वनवास जा रहे हैं। कौशल्या बहुत दुखी हैं, वो कह रही हैं अभी 17 वर्ष तो हुए हैं इसके उपनयन संस्कार को, इतनी जल्दी ये इतना यंग बच्चा हमारा वनवास को क्यों चला जाएगा। तो अब मैं जानने लगी उपनयन संस्कार क्या है। भारत के बड़े हिस्सों में उपनयन संस्कार होता है, मेरी अपनी फैमिली में उपनयन संस्कार मनाया जाता है। और ब्राह्मण फैमिलीज मोस्टली जो दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रो स्टेशन में नहीं आ गई, उनमें तो होता ही होता है। जी। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार 8 से 16 साल की उम्र में किसी भी टाइम अलग अलग सोसाइटीज, कास्ट और एरियाज में किया जाता है। उसमें बच्चे को हायर एजुकेशन में इंडक्ट किया जाता है। ओके। और ज़्यादातर उपनयन संस्कार के बाद बच्चा आश्रम में गुरु के साथ रह के जी सब कुछ पढ़ता लिखता था। अकेली पढ़ाई नहीं होती थी, जीवन की पूरी विधि सीखनी होती थी जी। तो देखिए, वो उपनयन संस्कार जो 7000 वर्ष पहले राम के लिए हुआ, वो आज भी हमारे समाज में उसी तरह होता है। जी। इसको और इसके बाद देखिए कि उपनयन संस्कार हो गया, वो तो 8 साल की उम्र में हो गया। फिर हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा कि दशरथ कहते हैं कि राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, विश्वामित्र जी इतने छोटे बालक को क्यों ले जा रहे हो आप, मैं चलता हूँ ना क्षौहिणी सेना लेके। विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, वशिष्ठ समझाते हैं कि राम को भेज दीजिए उनके साथ, अच्छा रहेगा। तो वहाँ हम जानते हैं कि 10 दिन में उन्होंने उनका ताड़का का और सुबाहु का वध वगैरह करके फिर वो उनको साथ ले गए मिथिला। जी। वहाँ उनकी इच्छा थी कि उनको शिव धनुष दिखाया जाए जी। और राजा जनक से मिलाया जाए। तो जब वो वहाँ ले गए, शिव धनुष तोड़ दिया राम ने और उनका विवाह निश्चित हो गया सीता के साथ। बारात लेकर दशरथ और उनके सब लोग पहुँच गए जनकपुर या मिथिला, जो भी कहे। जी। तो अब वहाँ पे विवाह संस्कार के पूरे डिटेल दे रखी कि विवाह संस्कार की परफॉर्मेंस कैसे हुई। बहुत सारे डिटेल्स को काट के मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ये कहा कि सबने नहाना धोना और बिल्कुल फ्रेश नए सिल्क के कपड़े पहनना, और फिर एक बेदी बनाई गई। और बेदी भी आज की तरह ही बताई हुई है, भी 4 तरफ 4 बनाना के ट्रीज लगा के बेदी बनाई गई और बीच में अग्नि जलाई गई। तो चारों भाई और उनकी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ उनकी उर्मिला और भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, चारों के चारों उस अग्नि की भी उस वेदी की भी परिक्रमा करते हैं। जी। आज भी हमारे यहाँ विवाह संस्कार बिल्कुल इसी तरह होते हैं। केवल यही नहीं, विवाह संस्कार शुरू करने से पहले वशिष्ठ राम की वंशावली पढ़ते हैं और वो वशिष्ठ बताते हैं कि कैसे इक्ष्वाकु से लेके ये सूर्यवंशी डायनेस्टी चली आ रही है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, और दशरथ उसके 63वें राजा थे। ओके। उधर जनक सीता की वंशावली बताते हैं और बताते हुए जनक कहते हैं कि उनका वंश निमि से शुरू हुआ, जैसे उधर शुरू हुआ इक्ष्वाकु से। तो देखिए, आज भी हमारे यहाँ विवाह करने से पहले दोनों तरफ से उनकी वंशावली पढ़ी जाती है, जहाँ तक याद हो। जी। वो राजा थे, उनकी वंशावली बड़ी रिकॉर्डेड और याद रखी हुई थी। जो राजा नहीं है, 3, 4, 5, 6 जितनी दूर तक वंशावली याद कर सकते हैं, वो नरेट करते हैं। तो जो तब था विवाह संस्कार का तरीका, वो आज भी है। अब हम और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो हम आगे शादी हो गई, सब अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आ गए, कुछ साल बड़ी खुशी से प्रसन्नता से रहे। फिर अनफॉर्चुनेटली वो डिमांड हो गई, कैकेयी ने मांगा वरदान की राम को वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। तो वनवास तो भेज दिया, मगर राजा दशरथ इस दुख को टॉलरेट नहीं कर पाए।
उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो भरत आए तो उन्होंने दाह संस्कार करना था। ठीक। तो दाह संस्कार के पूरे डिटेल वही है जो हम आज करते हैं कि उनको फूलों से सजी पालकी में उनकी बॉडी को रखा गया, फिर शमशान भूमि में ले जाया गया। शमशान भूमि में देवदार और चंदन की लकड़ी से चिता बनाई हुई जी। उसके ऊपर उस बॉडी को रखा गया जी। और अग्नि दी गई। ठीक। अग्नि देने के बाद घर के सारे जो लोग हैं, पुत्र पत्नियां भाई जितने भी लोग हैं, भाई बंधु, उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक। तो 11 दिन तक उसका शोक या दुख मनाया जाता है, व्रत वगैरह रखे जाते हैं। फिर 12वें दिन श्राद्ध किया जाता है, पंडितों को जमाया गया जी। ये ऐसा वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा है, लिखा है। फिर 12वें दिन पंडितों को जमाने के बाद 13वें दिन उनकी अस्थियों को एकत्रित करके विसर्जित किया गया, तब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करें। जी। देखिए आज खूब इसी तरह दाह संस्कार किया जाता है। ठीक बात। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि ये तो चलो अभी तो और बड़े संस्कार मैं बोल सकती थी, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मैंने हॉबी बनाई कि रामायण से बहुत सारी चीज़ें निकाल लो, किस किस का रेफरेंस है। जैसे वहाँ शिवलिंग का रेफरेंस है, वहाँ स्वास्तिक का रेफरेंस है, ओम का रेफरेंस है, नमस्कार का रेफरेंस है, वहाँ तिल का है, मुद्रा रिंग का है, मटके का है, चूड़ामणि का है। तो वो सब रेफरेंस वहाँ आते हैं। मैंने आर्कियोलॉजी रिपोर्ट्स देखनी शुरू कर दी कि आर्कियोलॉजी में ये चीज़ें कहाँ मिली और इनकी कार्बन डेट क्या है। देखिए भारत में आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने नाम लिए हैं, ओम भी, स्वास्तिक भी, शिवलिंग भी, चूड़ामणि भी, रिंग भी, और जितने भी नाम ले लो, 52 नाम मैंने 52 नाम ऐसे एकत्रित किए हैं जो 7000 साल पुराने भी मिले कार्बन डेटिंग के, 5000 साल पुराने भी मिले जो महाभारत का समय है, 4000 साल पुरानी भी है, 3000 साल पुरानी भी है, आज भी है, और उनकी शेप वैसी की वैसी जी। थोड़े बहुत मटेरियल यूज़ करने वाले ऐड हो गए, बदल गए, कोई आ गए, कोई चले गए। तो मगर आप सबसे बड़ी बात देखिए कि यज्ञशाला जब तैयार करते थे, यज्ञ बनाने की भूमि तैयार करना, पूरे के पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ यज्ञशाला वो मिली, ये यज्ञ भूमि जो तैयार करी हुई, एकदम उसी तरह तैयार की जाती है। उसका एक पूरा टेक्निकल मेथड है यज्ञ भूमि को तैयार करने का। तो हमने कैसे कह दिया कि हमारी सभ्यता कोई खत्म हो गई? हम वही वैदिक लोग हैं, ऋग्वेद से जो है नवयुग से, नूतन युग से कह दीजिए, या पुराने हिंदू युग को समाप्त होने के बाद से धीरे 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 डेवलप होते आ रहे हैं जी। गलती हमारी वहाँ होती है जहाँ लेफ्टिस्ट तो ये कहने लगता है कि हम तो 1500 BC में भी जंगली थे, और राइटिस्ट ये कहने लगता है भी हम तो रामायण 9 लाख साल पुरानी है। तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। और वो ये भी कहने लगता है कि ऋग्वेद के टाइम हम ज़्यादा सभ्य थे, अब हम असभ्य हो गए। ऐसा हुआ नहीं करता, ये सब नेचर के विपरीत है। नेचर ने कहाँ सभ्यता संस्कृति देनी है? जहाँ बड़े लंबी देर तक बहने वाली नदियाँ हों और उपजाऊ धरती हो। अब बताओ, दुनिया में गंगा, सरस्वती, सिंधु जैसी हजारों साल तक निरंतर बहने वाली हिमालय से नदियाँ और उनके उपजाऊ मैदान कहाँ हैं? और नेचर इनको छोड़ के रेगिस्तानों में और उत्तर में क्यों पहुंच जाएगी? यहाँ इनको असभ्य छोड़ के नेचर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं अपनी सोच में। तो ये नेचुरल था। अगर ऐसा ना होता तो अननेचुरल होता कि ये इन नदियों के किनारे 7000-8000 वर्ष पहले से हमारी सभ्यता का प्रारंभ हो गया। हम चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, तब्दीली तो आनी है, तो कुछ ना कुछ तब्दीली आती रही, मगर जड़ में हम वही रहे। हमारे प्लांट, ऋग्वेद के टाइम अगर 10 तरह की जड़ी बूटियाँ और 4 तरह के अनाज थे तो वो बढ़ गए जी, है ना, 4 के 40 हो गए, है ना। तो इस तरह से जड़ी बूटियाँ सैकड़ों में हो गई, और ये सब सामान जो हम बना रहे हैं, मटके तरह तरह के बनने लगे,
तरह तरह के मटेरियल से बनने लगे। तो हम बेसिकली कौन है, हम ऋग्वैदिक काल से धीरे 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 डेवलप होते आ रहे हैं। ऋग्वेद के बाद रामायण तक हम थोड़े और डेवलप हो गए, महाभारत तक और डेवलप हो गए, जहाँ पैलेसेस की बात होने लगी, जहाँ बहुत रथों की बात होने लगी। तो और मिलते हैं सब, हमें खुदाइयों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो आज भी मेरा कहना ये है, हम वही वैदिक लोग हैं और वही हमारी चलती है सब। जी, तो साथियों, मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़े समय में आज आपको हमारे पुराने रीति रिवाज जिसकी श्रृंखला आज तक चल रही है उसकी थोड़ी सी छोटी सी झलक डॉक्टर सरोज बाला के माध्यम से मिली है। ये ट्रेलर है, फिल्म हम आने वाले किसी समय में फिर से आपके पास पेश करेंगे और पुनः डॉक्टर सरोज बाला से गुजारिश करेंगे कि जब वो और पूरा अध्ययन बाकी के रीति रिवाजों का कर लेंगी तो हम पुनः इनके पास उपस्थित होंगे और इनसे विस्तार से और भी ऐसी प्रथाओं के बारे में जानेंगे। और इन्हीं शब्दों से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत